अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मेरी मेडिकल सिचुएशन मैंने आपको बताई थी और ये है कि अब मैं सर्जरी के लिए जाना चाह रहा हूँ। और जो खर्चा है, मेरी हालत आपको पता है कि फाइनेंशियली मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में हूँ। मैं अपने घर के भी खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा और बहुत पीछे जा रहा हूँ। ऐसे में मेरा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से विनती है कि पेपाल और ये गोफंड का आपके सामने है, ये जो सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, ताकि मैं पहले सेहतमंद होकर और ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अजीज़ दोस्तों, सिस्टम कलेप्स हो गया है पाकिस्तान में। DGISPR कह रहे हैं कि सूरह आले इमरान, कुरान की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 कहती है कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। और ये कह रहे हैं कि अफ़गान जो कि कह रहे हैं कि हमारा डीएनए हिंदुओं के डीएनए से मिलता है, तो अफ़गान फिर मुसलमान हो नहीं सकते। तो भाई साहब, पहली बात तो ये कि ऐसी बातें करके ही आपने आज तक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। आप हमें गद्दार कहते हो। दुनिया में सबसे बड़ा गद्दार वो होता है जो अपनी ओरिजिनलिटी से गद्दारी करता है, जो अपने डीएनए से गद्दारी करता है, जो अपनी कल्चर से गद्दारी करता है। लोग मज़हब चेंज कर लेते हैं, लोग नेशनलिटी चेंज कर लेते हैं, कल्चर थोड़ी आपकी चेंज होती है, डीएनए थोड़ी आपका चेंज होता है। अफ़गानों की तरफ से आप ये बात कर रहे हो कि उनका हिंदुओं से डीएनए मिलता है, तो अफ़गानों का डीएनए नहीं मिलता हिंदुओं से। बुद्धिस्टों से कह सकते हैं आप मिलता है कि ओरिजिनली अफगानिस्तान वॉज बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट वर हिंदूज ओरिजिनली। लेकिन आपका तो डीएनए मिलता है ना हिंदुओं से। और कुरान में अल्लाह कह रहा है कि आप काफिरों से दोस्ती ना करो। और भाई साहब, आपकी आर्मी पूरी चाइना और अमेरिका की गोद में बैठी हुई है, वो काफिर नहीं है क्या? दोस्तियां तो सारी आपने चाइना, अमेरिका, गद्दार, तो आपसे बड़ा फिर गद्दार कौन होगा? कह रहे हैं सिस्टम कलेप्स हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं है। देखें, सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है ना, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो उसका फेल्यूर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे तो ना देना। बलूचिस्तान में ऑपरेशन आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में फौजी जेनोसाइड कर रही है आपकी फौज बलोचों का, कई दशकों से, कई डेकेड से। उसकी जिम्मेदारी आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे डाल नहीं सकते। केपी में आपकी फौज की पॉलिसीज हैं, जियाउल हक के ज़माने से पठानों को आपने टेररिज्म की तरफ आपने लगाया। आपने मदरसे बना के मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी के ज़रिए इनको टेररिज्म की ट्रेनिंग दे के आप भेजते रहे हो। वो आपका फेलियर है। पीओजेके में जो हो रहा है वो आपका फेलियर है। बाकी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। बाकी सिस्टम में पॉलिटिकल गवर्नमेंट को माल बनाने के अलावा आपने क्या राइट दिया है? सबसे पहली बात तो यह है कि आप सब जो फौज के जितने भी जनरल हैं वो ख्वाजा आसिफ के अंडर में आते हैं। पॉलिटिकली अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें, वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर के, आपने तो कभी उसको अपना बॉस माना ही नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी आप बनाते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज आप बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज आप बनाते हैं। तो सिस्टम जो फेल हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। और 80 साल से आपने इस सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, ये इनकी फेल्यूर है। और नजम सेठी कह रहे हैं कि अब फौज डेस्परेट हो गई है, फौज अब थक गई है कि अब बहुत हो गया भाई। आई थिंक दी सेकंड रीजन मैसेज किसकी तरफ से मेरा ख्याल है, मेरे जवाब में ऑलरेडी उसका इंडिकेशन तो हो गई है। बड़ा क्लियर है मेरे लिए। एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि इनफ इज़ इनफ, ये चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। मसले इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स बनते जा रहे हैं। ऊपर से गवर्नेंस भी नहीं हो रही, और गवर्नेंस का मतलब है कि आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। एक वेलफेयर और सिक्योरिटी के दरमियान एक कॉन्ट्रडिक्शन है। सिक्योरिटी भी हमारी अंडर थ्रेट है और वेलफेयर भी अंडर थ्रेट है, बिकॉज आवाम के लिए बहुत कम सहूलतें उनको मिल रही हैं। तो इसको भी रिजॉल्व करना है। तो सिक्योरिटी एंड वेलफेयर को इकट्ठा कर दिया गया। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और दोनों अंडर थ्रेट हैं। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न दैट दिस प्रपोजल इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। आगे ये प्रपोजल शहबाज शरीफ साहब अगर देते तो मसला था, बिकॉज जाहिर है दिस इज़ अ प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रपोजल।
और शहबाज साहब मेरा ख्याल है उस किस्म का मैसेज भी नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम राइट नाउ, शहबाज शरीफ इज़ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन राइट नाउ। ये क्यों इस स्टेज पे चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं? तो भाई साहब आप ही के हाथ में सारी चीज़ें थी, सारी पॉलिसियां आप ही बनाते थे। क्या फेलियर है? जो इनका बेसिक ड्यूटी क्या है? इनकी बेसिक ड्यूटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अभी राइट नाउ स्वात के इलाके में, केपी में, कबाल के अंदर एक ब्लास्ट होता है, 5 लोग मर जाते हैं, 15 जख्मी होते हैं। मेजर हाफिज हसन मारे जाते हैं ऑपरेशन के दौरान। ये भी कल की खबर है। ये फवाद चौधरी ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि आर्मी का मेजर नॉर्थ वजीरिस्तान में मारा जाता है। अफगानिस्तान में आप आज भी मतलब देखें, तालिबान आए, अब तालिबान उस बात को भी भूलने को तैयार होते कि आपने पीछे इनके साथ क्या किया, मुशर्रफ के ज़माने में पकड़ पकड़ के जो दिए और सब कुछ किया। अगर आप आज भी अफ़गानिस्तान को आज़ाद रहने देते, तालिबान को उनकी पॉलिसीज़ बनाने देते, लेकिन आपने तो जैसे ही अफ़गानिस्तान में 4-5 साल पहले जो टेक ओवर किया तालिबान ने, तो उसी दिन तो आपका ISI का चीफ फैज़ हमीद काबुल पहुंचा था कैबिनेट बनाने के लिए। तो फिर अफ़गानों ने कहा कि ये अभी भी नहीं सुधरे, क्योंकि वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान के तालिबान अब इंडिया की तरफ रुख करें और इंडिया में टेररिज्म में इनकी मदद करें। तो तालिबान ने देख लिया कि भाई इन लोगों से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आपके खिलाफ हो गए। देखें अभी भी ये इस हफ्ते की खबर है कि AFF यानी अफ़गान फ्रीडम फोर्स, जो नॉर्दर्न अलायंस के बेवकूफ़ लोग तालिबान से वापस अफ़गानिस्तान लेना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने रॉकेट अटैक किया दोशी डिस्ट्रिक्ट में और 7 तालिबान मारे गए। उस पर आप खुशियां मना रहे हैं। अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं उनको आप। कल तक आप इसी तालिबान को उसी अफ़गान फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ, नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ा रहे थे। आपको चैन तो किसी सूरत नहीं है। ये तो उन बेवकूफ़ नॉर्दर्न अलायंस को सोचना चाहिए कि 20 साल जब इनकी हुकूमत थी नॉर्दर्न अलायंस वालों की और अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की और हामिद करज़ाई की, तो आप उनके खिलाफ भी साजिशें करते थे। तब आप तालिबान को यूज़ करते थे इनके खिलाफ, आज तालिबान के खिलाफ इनको यूज़ कर रहे हो। अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा भाई साहब। कम अज़ कम ये यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे जो हमले किए हैं अब तक, उसमें 499 सिविलियन मारे गए हैं। ये आप कर रहे हो, आप सिविलियंस मारने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। टानक केपी का इलाका फटा, बारूद से बड़ी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, 12 फौजी हलाक, 15 सिविलियन। बलोचिस्तान बारखान में पुलिस के DSP हलाक, कैच और खुशदार से 11 लोगों को बलोचों ने अगवा कर लिया। 9 पुलिस वाले मारे जाते हैं, 28 जख्मी होते हैं। एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट वेस्टर्न पाकिस्तान में TTP ने हम मार दिए आपके। ये एक हफ्ते की खबरें हैं सिर्फ। ये पिक्चर TTP ने रिलीज़ की है कि पाकिस्तान की चेक पोस्टों पे हमला करके किस तरह ये पाकिस्तान के लोगों को मारते भी हैं और हथियार भी उनको उठा कर ले जाते हैं। ये हथियार सारे उधर से खजीना चेक पोस्ट हंगू से TTP ने उठाए हैं। बलोचिस्तान में कोयले की कान में धमाका होता है, 11 लोग मारे जाते हैं, डजन्स गायब हैं। ये आप लोगों के हाल हैं सिक्योरिटी देने के हवाले से। DSP दियार खान, इंस्पेक्टर जनरल जुल्फ़िकार हामिद ने कहा कि DSP दियार खान और 9 सिपाही मुकाबले में मारे गए एक्सट्रीमिस्ट के उस पे, 28 जख्मी थे।
देखें ये पाकिस्तान के फौजियों का निकलते ऐसे हैं जैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें जैसे कोई बहुत बड़े तुर्रम खान हो, और फिर जब तालिबान इनको अगवा कर लेते हैं या बलोच इनको अगवा कर लेते हैं तो इनका ये हाल होता है। बलूचिस्तान के सारे हाईवे, सारे मेन रोड बलोच क्रांतिकारियों के कब्जे में है। पाकिस्तान फौज की वहाँ पे एक नहीं चलती। सारे बलूचिस्तान पे पाकिस्तान के बलोच क्रांतिकारी कब्जे में है, कब्जा किया हुआ है उन्होंने। और पाकिस्तान की आर्मी का वहाँ पे ये हाल है कि ये देखें, ये वहाँ पे टोटल बलोच क्रांतिकारियों का कब्जा है। किसी पाकिस्तानी फौज का वहाँ पे कोई वो नहीं है, और जो फौजी वहाँ पे गाड़ी जाती है उसको धमाके से उड़ा देते हैं, डरते हैं अब जाने से। और फिर फौजी सिविलियंस के ऊपर बंदूकें तान के शुरू हो जाते हैं। तो सिविलियंस में भी अब बलोचों में सिर्फ औरतें रह गई हैं, और औरतें अब इनसे डरती नहीं हैं। औरतें इनको करारा जवाब देती हैं, उनके सामने सीना खोल के खड़ी हो जाती हैं, कहाँ भाई मारो गोलियां में। जब ये हाल हो ना किसी पूरे इलाके का, पूरे बलूचिस्तान का जो कि 47% ऑफ पाकिस्तान लैंड है, अगर वहाँ पे ये हाल हो कि आपका वहाँ पे कोई से ना हो और वहाँ का बच्चा बच्चा, औरतें, आदमी सब आपके खिलाफ हों, आपके खिलाफ खड़े हो गए हों, तो फिर भाई साहब आपका कुछ नहीं बचता, आप किसी काम के नहीं रहते। ग्वादर में BLA ने अटैक करके मिलिट्री व्हीकल में 5 फौजी मार दिए। अब क्या क्या मैं आपको बताऊं। बाकी पाकिस्तान का हाल ये है कि ये PTI एक तरफ, PTI के टोटल बड़े बड़े जुलूस। अब इमरान खान नहीं है, इमरान खान की पार्टी के सारे लोगों को आपने या तो फवाद चौधरी जैसे लोगों को हटा दिया, साइड पे कर दिया, दूसरी पार्टियों में गद्दारी करके चले गए, या फिर जो हैं वो भी अब कुछ कर नहीं पा रहे। तो इमरान खान की बहन निकली जलसा करने के लिए, और इमरान खान की बहन ने हजारों लोग जमा कर लिए, क्योंकि अब वाकई आप कह रहे हैं सिस्टम कोलैप्स कर गया, और पब्लिक को पता है कि सिस्टम कोलैप्स करने के पीछे किसका हाथ है, इसलिए पब्लिक अब आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। धुरंधर का उजैर बलोच, उसके भाई को घर के बाहर इसके गोली मार दी कराची में। कराची में सिक्योरिटी की सिचुएशन टोटली ख़राब है, और आप चले हो इस सिस्टम को गाली दे रहे हो। इस सिस्टम को बनाने वाले आप हैं। 27वीं 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लाए, एक रिटायर्ड फौजी जनरल आसिम मुनीर को आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, और फिर फील्ड मार्शल बनाया, और चीफ ऑफ डिफेंस बनाया, और सारी पावर तो उसके हाथ में दे दी। अब आप 28वीं अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं, जिसके ज़रिए जो बचा खुचा सिस्टम है वो भी ख़त्म करके आप प्रेसिडेंट बनेंगे। अपने टट्टू मोहसिन नकवी को आप बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर। यही तो मुशर्रफ ने किया था भाई, यही तो ज़ियाउल हक ने किया था। क्या मिला उन सारे तजर्बात का, क्या मिला? मुशर्रफ प्रेसिडेंट था और पावरफुल था। उसका जो प्राइम मिनिस्टर बनाया था, जिसको शौकत अजीज़ को, वो अमेरिकन नेशनल सिटी बैंक में काम करता था। उसको आप अमेरिका से लाते हैं, रातों रात इसका ID कार्ड बनाते हैं पाकिस्तानी, और उसको पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। आपने एक बलोच मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को प्राइम मिनिस्टर बना दिया 2002 के इलेक्शन के बाद। आपने कहा अब दुनिया खामोश हो जाएगी कि बलोच को भी हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, डेमोक्रेसी आ गई। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कुछ ही दिनों में देख लिया कि भाई साहब यहाँ पावर वावर कुछ नहीं है, माल बनाने के लिए लगाया हुआ है। तो माल तो मैं सरदार हूँ भाई अपने कबीले का, जमाली कबीले का, माल की मेरे पास क्या कमी है? मैं तो चेंज लाना चाह रहा था बलूचिस्तान में, तो आप ऑपरेशन कर रहे हो। चाइना के हवाले कर दिया आपने ग्वादर और पूरा बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया। फिर बलूचिस्तान के रिसोर्सेस आप पंजाबी फ़ौज और आर्मी मिल के और चाइना मिल के लूट मार कर रही है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करूँगा? उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब रातों रात आपको वो शौकत अजीज़ को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, जो कि पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं था, वो रहता ही अमेरिका में था, उसका तो कोई वोट बैंक नहीं था। आपने इसको अपने ही किसी सेफ सीट से इलेक्ट करवाया, और जब तक वो इलेक्शन में जीतता, उस वक्त के लिए जमाली साहब ने जो रिज़ाइन किया था, तो आपने चौधरी शुजात को
43 दिन के लिए मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर बनाया। और चौधरी शुजात ने आके अमेंडमेंट की कि जो भी केयर टेकर भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको भी लाइफ टाइम सारी फैसिलिटीज़, और फैसिलिटीज़ क्या होती हैं आपको पता ही है। लाइफ टाइम पेट्रोल का एक लंबा चौड़ा कोटा, एक रेसिडेंस फ्री, 4 नौकर फ्री जिसमें ड्राइवर है, कुक है, ये सब, सेक्रेटरी फ्री, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन सब फ्री, पूरे पाकिस्तान में आपको ट्रैवलिंग फ्री, आउट ऑफ पाकिस्तान की ये फैसिलिटीज़ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी। चौधरी शुजात ने कहा मैं तो कम से कम ये तो फ़ायदा उठा लूँ। उसने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा है कि मोम की गुड़िया की तरह, कभी इधर कान मड़ोड़ा कभी नाक मड़ोड़ा, जैसे चाहें। तो ये सारा सिस्टम बनाया हुआ भी आपका है। आज की सिचुएशन ये है कि जिस मोहसिन नकवी को आप आगे कर रहे हैं ना, उसको आपने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2019 से 2021 वाली में आप 5वें नंबर पे आए, 2021 से 2023 में आप 7वें नंबर पे आए, 2023 से 2025 में आप 9वें नंबर पे, लास्ट नंबर पे हैं। और इस वक्त भी जो साइकिल चल रही है 2025 से 2027 की, उसमें भी आप लास्ट नंबर पे हैं। दुनिया जाके वेस्ट इंडीज़ को हरा के आ रही है, आप वेस्ट इंडीज़ से भी हार रहे हो। उन्होंने पहले टेस्ट में, जब मैं मैच तो आपको पता है वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के देखता नहीं, लेकिन मैं फॉलो तो करता हूँ ना क्रिकेट की सारी चीज़ों को। मैं सोच रहा था यार 4 फास्ट बॉलर खिला रहा है पहले टेस्ट में पाकिस्तान। मैं हैरान रह गया, इनमें से किसी की स्पीड 140 में नहीं थी, सबकी 120s में, इक्का दुक्का 130s में। और ये पाकिस्तान के शोएब अख्तर और इंडिया को ताने मारते थे कि इंडिया के फास्ट बॉलर दरअसल मांस नहीं खाते ना, गोश्त नहीं खाते ना, इसलिए ये कभी भी 140-150 में बॉलिंग नहीं करा सकते। आज ये हाल है कि पाकिस्तान मांस खाने वाले, इंसानों का खून चूसने वाले 130 से ऊपर जा नहीं पा रहे। ये इनके फास्ट बॉलर्स का हाल है। दूसरे टेस्ट में नसीम शाह के भाई उबैद शाह को 20 साल को कैप दी, डेब्यू कराया। मैंने कहा नसीम शाह का भाई है और 20 साल का कड़ियल जवान है, ये तो बॉलिंग कराएगा 150 से ऊपर। पहली बॉल कराई 135 से ऊपर गया नहीं वो बच्चा। ये आपकी फास्ट बॉलिंग का स्टॉक है। भारत को आप ताने दे रहे थे, भारत में 150 से ज़्यादा स्पीड वाले 3-4 लड़के हैं, कोई दर्जन से ज़्यादा फास्ट बॉलर भारत के 140 से ऊपर की स्पीड कराते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान, वसीम अकरम समेत एक बॉलर नहीं है जो जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड को मैच कर सके। ये पाकिस्तान में, क्योंकि अब पाकिस्तान में हर फील्ड में आप चले जाएं, खाली यही नहीं, अब ये देख लें कॉमनवेल्थ चल रही है, कॉमनवेल्थ में एक भी मेडल नहीं जीता आपने। भारत ने 39 मेडल जीते हैं। ये जो है वो तो 2 दिन पुरानी है, 39 तो आखिरी मैंने देखे थे भारत ने मेडल जीते। आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा भारत से ऊपर हैं, वो भारत से छोटे हैं आबादी के लिहाज से। वो भाई साहब, भारत आज से 10 साल पहले जहाँ था उससे आज स्पोर्ट्स में भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद इसको इतना पैसा दिया, इतनी ज़मीनें दी, इतना वो दिया, और उसका एरोगेंस, सब लोग वीडियो लगा रहे हैं। एक सिद्दीक जान जर्नलिस्ट इससे मिलने गया, वो मुसलसल मोबाइल पे सर उठा के उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो मुसलसल बेचारा बोल रहा है, जो पैसा देता था उसको घास डालता था। आज 92 मीटर का थ्रो करने वाला 70s में आ गया, क्वालिफाई नहीं कर सका फाइनल के लिए। तो आपके पास ये सिचुएशन है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, आपकी सोसाइटी पूरी कोलैप्स हो चुकी है। पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा। और ये खाली इसका मैं नहीं बता रहा, हर फील्ड का बता रहा हूँ। मैं अभी पिछले दिनों अपने एक दूसरे ससुराली रिश्तेदार से, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों से तो मैं काफ़ी और गद्दार हूँ तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, एक ससुराली रिश्तेदार से बात हो रही थी।
वो कहता है हम 25,000 रुपये का मोबाइल बाहर लेकर नहीं जाते, मोबाइल का खतरा नहीं होता, जान ले लेते हैं, किसी की कोई सिक्योरिटी नहीं। खुला आम कैमरे तो आपको पता है हर जगह लगे हैं, लोग वीडियो लगा रहे हैं, खुले आम चेहरा नजर आ रहा है, किसी को आप पकड़ ही नहीं सकते। पुलिस मिली हुई है ना भाई। सिंध पुलिस तो दुनिया की सबसे करप्ट ग्रुप है जो कि सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की चला रही है। पूरे पाकिस्तान का बेड़ा कर रखे। आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो? वो सिस्टम जो आप चला रहे हो ना, वो कब का फेल हो चुका है, कोई चांस नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की वीडियो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान आजकल बात तो बड़ी सच्ची और कड़वी कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान भी हमेशा इस आर्मी के सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इस बार इनको शायद हड्डी कम मिली है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। लेट्स सी, जब इनको हड्डी मिल जाएगी तो मौलाना फजलुर रहमान भी शुरू हो जाएंगे। तो अजीज दोस्तों, करंट पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। पाकिस्तान के वजीर दाखिला कल ये कह रहे थे कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। मोहसिन नकवी साहब, ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिस्टम दुनिया के बेशतर ममालिक में यही चलता है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इसी सिस्टम के ही तहत चलती है, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इवन के बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में भी ये सिस्टम है, मगर वहां पर पाकिस्तानी फौज नहीं है। जी हाँ मोहसिन नकवी साहब, जब आप आईना देखें और अपने आप से पूछें कि ये सिस्टम कैसे चलेगा, आप तो एक काउंसलर की सीट तक नहीं जीत सकते, आपने तो इलेक्शन तक नहीं लड़ा। वो अलग बात है, जिन्होंने इलेक्शन भी लड़ा वो भी आ रहे हुए थे, मगर उन्हीं को भी, उन लोगों को भी जिन्होंने सिस्टम तबाह किया, यानी पाकिस्तान आर्मी ने उन्हीं लोगों को चुनकर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर अब पंजाब बनाया। तो आप मुझे बताएं सिस्टम कैसे चलेगा? आप क्या समझते हो कोई दूसरा सिस्टम आएगा, आपकी पाकिस्तानी फौज मजालिम बंद करेगी? क्या पाकिस्तानी फौज बलोचों को अगवा नहीं करेगी? क्या पाकिस्तानी फौज जो बलोच अगवा कर चुके हैं उनको छोड़ देगी? क्या मजालिम केपीके में रुक जाएंगे? क्या ड्रोन अटैक मजलूमों को मारना, कत्ल करना खत्म हो जाएगा? क्या सिंध में जो आप लोग करते हो और करते चले आ रहे हो बंद होगा? क्या अभी आप जो कश्मीरियों पे जो कर रहे हो, जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जो कश्मीरी हैं, क्या वो बंद हो जाएगा? आप तो शहरक कहते थे उनको, आज अपनी ही शहरक को काट रहे हो। क्या आप दूसरा निज़ाम लेके आओगे तो ये बंद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। मोहसिन नकवी साहब, आपने आधा सच बोला है, बल्कि 5% सच बोला। 95% सच ये है, इस आर्मी के साथ दुनिया का कोई सिस्टम नहीं चल सकता। आप कहते हो सियासतदान मिलके बैठ जाएं, सियासतदानों को छोड़ें, दुनिया के जितने भी मोतबर इंसान हैं, चाहे जो कब्रों में गए, आइंस्टाइन जो अभी जिंदा हैं, सब के सब, नोम चोम्स्की, इवन के बराक ओबामा, जितने भी बड़े बड़े लीडरान, सबको लाओ, मगर जब पीछे पाकिस्तानी आर्मी खड़ी होगी ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपकी फौज सिस्टम बनाती है, जब फौज ही सिस्टम बनाएगी तो कैसे चलेगा? आपकी फौज अदलिया चलाती है, कंट्रोल करती है,
मीडिया चलाती है, मीडिया कंट्रोल करती है, सहाफत को चलाती है, सहाफियों को चलाती है, सहाफी बनाती है। इवन के कुछ इंटेलेक्चुअल और सिविल सोसाइटी के जो लोग जो आप हर दिन लेते आ रहे हो, वो बनाती है, प्रेजेंट करती है। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलते दुनिया में। दुनिया की बेशतर ममालिक में यही पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। जैसे मैंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम हिंदुस्तान में खड़ा है। प्रोटेस्ट वहां पर भी हुए थे, एक गोली तक नहीं चली। आपके यहां पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में कितने लोग कत्ल किए आपकी फौज ने? और मीडिया सब कंट्रोल में है, सब के सब। मैं कहता हूं आप दुनिया का कोई सिस्टम लाएं, वैसे तो दो सिस्टमों पे दुनिया चलती है, एक पार्लियामेंट्री है, एक प्रेसिडेंशियल है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में हो। उनमें फैक्टर बहुत हैं, मगर जो मेन फैक्टर है वो आपकी पाकिस्तानी फौज है, जो बिस्मिल्लाह पढ़ के टीवी के सामने आके झूठ बोल रहे हैं। आप जैसे बंदे को जो एक काउंसलरी की सीट नहीं जीत सकता, वो इंटीरियर मिनिस्टर बन चुका है। शहबाज शरीफ को देखें, मरियम नवाज शरीफ को देखें, क्या कुछ नहीं किया आपकी फौज ने नवाज शरीफ को लाने के लिए। अदलिया को इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, इंटेलेक्चुअल्स बनाए, टीवी पे लाए, और आज वही इंटेलेक्चुअल उसी के कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि उस वक्त वो इंटेलेक्चुअल नवाज शरीफ को लाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे। मगर लोगों ने आपको बताया कि लोग क्या चाहते हैं। लोग चैन चाहते थे, मगर आपने लोगों की नहीं सुनी। जब फौज एक सिस्टम लेके आएगा, जब फौज अपने लोग लाएगा, तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो सिस्टम का क्या फायदा है? सिस्टम क्या आप एक दूसरा सिस्टम लाएंगे, बलोच अपनी आजादी के हुकूक से दस्तबरदार होंगे? क्या केपीके के लोग ये चाहेंगे कि आप अपनी मनपसंद लोगों को केपीके में लाके अपना रेडिकलिज्म फैलाओ? क्या सिंध में ये आप